हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 को के जो सवाल हैं उनको करने से पहले हमारा जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है त्रिभुज, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। त्रिभुज क्या होता है, इसके अंतर्गत समरूपता आती है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो जो भी छात्र छात्रा वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपको ये त्रिभुजों की जो है समरूप होने के जो कसौटियाँ होती हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो मेरे इस चैनल पर जो है जो भी नया चैप्टर शुरू होता है उसके बारे में जानकारी पहले एक्सरसाइज को कराने से पहले ज़रूर देता हूँ। एक्सरसाइज कराने से पहले अगर जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में तो आप एक्सरसाइज में जो भी सवाल होंगे तो वो आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉपिक समरूप आकृति तथा समरूप त्रिभुज। इसमें हम समरूप आकृतियों को समझेंगे, कौन कौन सी आकृतियाँ जो समरूप होती हैं, और समरूप त्रिभुजों को अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ आकृतियां हमने बना रखी पहले से समय बचत करने के लिए। तो ये हमारे पास आकृतियां हैं कुछ, तो इसके माध्यम से समझ लेंगे कि समरूप आकृति क्या होती है, ठीक है। यानी दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो। जैसे कि हमारे पास ये एक वर्ग बना हुआ है, ये एक हमारे पास ये वर्ग है और एक छोटा वर्ग है। इनमें क्या होता है, समरूप कब होते हैं ये दोनों आकृतियां समरूप कब होंगी, जब इनके क्या होंगे, आकार समान होंगे। क्या होंगे, आकार क्या होंगे, इसके समान होंगे, परंतु उनकी अमाप क्या होंगी, समान नहीं होंगी। इनकी अमाप क्या समान नहीं होंगी। और दूसरी भाषा में समझें तो जो है एक आकृति दूसरे यानी एक आकृति को दूसरे आकृति के समरूप कब बता सकते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं क्या, उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो, बराबर हों। जैसे कि मान लो हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है, इसके माध्यम से ही समझ लेंगे। मान लो ये ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। तो इस प्रकार से हमने ये वाला जो वर्ग बनाया ए बी सी डी एक वर्ग बना लिया। इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर और इसको नाम दे देते हैं एस, ठीक है। तो ये दोनों यानी ए बी सी डी वर्ग और पी क्यू आर एस दोनों को सर्वांग सम कैसे बताएंगे। तो इनको बताने के लिए हमारा जो नियम है, उनकी संगत भुजाएं और उनके संगत कोण अगर दोनों बराबर हों तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी, ये दोनों आकृतियां समरूप कहलाएंगी। जैसे कि संगत भुजा की बात की जाए तो ए बी के संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू है। ए बी के संगत भुजा पी क्यू भुजा है, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है इनका क्या, ये संगत भुजाएं क्या बराबर हों अनुपात में, है ना। संगत भुजा क्या हो, अनुपात में बराबर हो, यानी एक ही अनुपात में हो, क्या हो, एक ही अनुपात में हो। और इनके क्या कोण आपस में क्या हो, संगत कोण बराबर हो, ठीक है। तो क्या समरूप कहलाएंगी, ठीक, क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। जैसे कि मान लो ये वाली भुजा इसकी क्या है, ए वाली भुजा है हमारी, जैसे कि इसकी मान लें, जैसे माने कि इसकी मान लें 2, ये वाली भुजा पी क्यू 2, इसकी मान लें 4, ठीक है, इसकी मान लें क्या 4 मान लें। और जैसे वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होंगी। इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, 2-2 सेंटीमीटर की होंगी और इसकी होगी 4-4 सेंटीमीटर की, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो पी क्यू बटे क्या करें, ए वी करें,
और हम पी क्यू बटे ए बी करेंगे और क्यू आर बटे क्या करेंगे, बी सी करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये वाली इसके संगत हो जाए, ये वाली बी सी क्यू आर के संगत है, और आर एस भुजा सी डी के संगत है, और एस पी भुजा डी ए के संगत है। ये संगत भुजाएं, ठीक है। तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये सर्वांग सम होंगे, और इनके क्या संगत कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए, तब होगा क्या, सर्वांग सम आकृतियां होंगी। हमारे पास ये नीचे उदाहरण दिए गए। अब ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, इसको अच्छे समझ लिया। अब त्रिभुज को ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और ये पी और ये क्यू और ये आर, पी क्यू आर छोटा वाला क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। तो सर्वांग सम त्रिभुज कब होंगे, जब इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि ए बी, ये ऐसे मान लो, जैसे कि इसको मान लो 3 सेंटीमीटर, इसको 6 मान लो, तो 1/2 आ जाएगा, क्या 1/2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब पी क्यू बटे ए बी की जाए तो 1/2 आता है। ऐसे ही हमारा अगर पी आर बटे क्या कर दें, आर सॉरी ए सी कर दें, तो ये भी 1/2 आना चाहिए। और ये ऐसे ही इनका क्या आना चाहिए, इनके जो है संगत भाग यानी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगी तो क्या होगा, ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम होंगी, सॉरी समरूप होंगी, क्या होंगी, समरूप होंगी। ऐसे ही हमारे पास ये मान लो ये वृत्त O है, इसका केंद्र, इसका केंद्र मान लो P है, इसका केंद्र P मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये सर्वांग सम कब होंगे, इनकी त्रिज्याएं क्या हो, आपस में बराबर हो, आकार क्या हो, बराबर हो, तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, सर्वांग सम कब कहलाते हैं। तो अब हम इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखें यहाँ पे, तो लिखेंगे दो, पहले क्या यहाँ से देखेंगे तो समरूप आकृति क्या है, समरूप आकृति, पहला पॉइंट क्या है, समरूप आकृति को समझ रहे थे, तब से क्या कर रहे थे, समरूप आकृतियों को समझ रहे थे। यानी जो ये वर्ग है, ये बड़ा वाला वर्ग है ए बी सी डी, और ए पी क्यू आर एस क्या छोटा वाला वर्ग है। ऐसे हमारा ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है, पी क्यू आर छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे जो ओ बिंदु है वो छोटा वाला वृत्त है, और पी वो केंद्र वाला क्या है, बड़ा वाला वर्ग है। तो इनको हम समझ रहे थे अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं, लिखेंगे यहाँ पे दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं, यानी दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो, क्या हो, इनके आकार क्या हो, एक जैसे आकार में दिख रही हो, ठीक है, आकार समान हो, परंतु उनकी आमाप समान न हो। जैसे कि ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ठीक है, आमाप क्या हो, समान न हो। ये आकृतियां कैसी एक जैसी दिखाई दे रही है, यानी आकार में क्या हो, एक जैसे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और इसका जो है आमाप क्या हो, समान न हो, तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं, आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। और दूसरी जो हमने डेफिनेशन लिखा है, दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि एक आकृति को दूसरे के समरूप कहते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। यह संगत भुजाओं की बात की थी हमने, ए बी और पी क्यू ये दोनों संगत भुजाएं हैं। ऐसी हमारी क्यू आर और बी सी संगत भुजाएं, आर एस और सी डी संगत भुजाएं इसकी, और एस पी डी ए की संगत भुजाएं। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो, बराबर हो, तथा उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। जैसे कि ये 90 डिग्री का है ये संगत कोण, तो ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कोण ए 90 डिग्री का है तो कोण पी 90 डिग्री का होना चाहिए। तब ऐसी आकृतियां क्या कहलाएंगी, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। तो इतना पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही ये त्रिभुज में, ऐसी स्थिति त्रिभुज में बनेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। तो अब क्या है हमारा, समरूप बहुभुज
यानी समरूप बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं, यानी ऐसी आकृतियां जो तीन रेखाखंडों कम से कम, यानी ऐसी आकृतियां कम से कम तीन रेखाखंडों से घिरी हों, तो वो आकृतियां क्या कहलाएंगी, वो आकृतियां हमारी बहुभुज कहलाएंगी। जैसे कि हमारा जो त्रिभुज है वो भी बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुभुज। इसमें क्या है, तीन जो है रेखाखंडों से घिरी आकृति, यानी ऐसी आकृति जिसमें कम से कम तीन रेखाखंड हो, बहुभुज कहलाता है। ये हमारे पास ये भी एक बहुभुज है। क्या है, ये भी एक बहुभुज है। ये छोटा बहुभुज है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखा जाए तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच, यानी ये पंच बहुभुज है, ठीक है, पंचभुज है। तो हमारे पास ये बहुभुज समरूप कब होंगे, उस बहुभुज समरूप जब होंगे जब उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण समान हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, या अथवा यानी अर्थात समानुपातिक हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये हमारे पास बड़ा बहुभुज है, ठीक है, जैसे कि ये वाला कोण 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो मान लो ये 95 डिग्री का है, 95 डिग्री का है, तो ये भी 95 डिग्री का होगा। ये कोण, ये वाला एंगल क्या हो, बराबर हो, एंगल बराबर हो। जैसे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का जो अनुपात हो वो क्या हो, अनुपात, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, यानी एक ही अनुपात में हो, अर्थात क्या हो, समानुपातिक हो। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती, ऐसी आकृति समरूप बहुभुज कहलाती। समरूप का मतलब होता है रेखाखंड, तीन से ज्यादा रेखाखंड, यानी कम से कम तीन रेखाखंड तो के द्वारा आकृति घिरी होनी चाहिए। जैसे त्रिभुज में क्या है, ये हमारे पास ये त्रिभुज दिया है, ठीक है, ये त्रिभुज है, एक रेखाखंड, दो और तीन, यानी कम से कम तीन रेखाखंडों से घिरा है, तो ये भी बहुभुज कहलाएगा, ये भी बहुभुज कहलाएगा, ये भी बहुभुज दोनों कहलाएंगे, यानी वर्ग हैं तो वर्ग भी बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने वो लाया है वो लिखेंगे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहले पॉइंट में इनके संगत कोण, मैंने जैसे ये बताया संगत कोण क्या हो, समान हो, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपातिक हो, यानी समान अनुपात में या एक ही अनुपात में हो, तो ऐसी आकृतियां यानी समरूप बहुभुज कहलाती हैं। क्या कहलाती, समरूप बहुभुज कहलाती। तो बहुभुज तो आपको पता चल गया होगा किसे कहते हैं, बहुभुज तो पहले ही बता दिया, ठीक है। और अगर इनमें जैसे कि दो पॉइंट दे रखे हैं, पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि इनके संगत कोण समान हो, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अगर इसमें से एक पॉइंट एक सही होता है, या ऐसे जैसे कि मान लो कि इनकी संगत कोण समान हो और ये वाला पॉइंट सही नहीं हो रहा हो, तो क्या होगा, ऐसी आकृतियां क्या होंगी, समरूप नहीं होंगी। ये नोट करके लिख लेना जरूर। आप अपने नोटबुक के यानी एक्सरसाइज को शुरू करोगे 8.1 को 7.1 को शुरू करोगे, इससे पहले आप पहले पेज पर जरूर इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और यहां से अगर सवाल देखें तो इन जो हमारे सवाल दिए हैं, यानी सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, इनमें ये जो मैंने समझाया ये आपको हेल्पफुल रहेगा इन पॉइंटों में भरने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ऐसे ही देखते रहिए अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समरूप त्रिभुज, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, कौन से समरूप त्रिभुज होते हैं, इसे हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं अच्छे से इसको भी, जो हमारा दिया है कि समरूप त्रिभुज को भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये हमारे पास दो त्रिभुज हमने पहले ऑलरेडी बना रखे हैं, क्योंकि बनाने से यहाँ से टाइम की बचत भी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इनको समझेंगे कि त्रिभुज समरूप कब होंगे, यानी एक त्रिभुज, यानी जो त्रिभुज है, मान लो कि इसको पहले नाम दे देते हैं, इसको शीर्ष ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देंगे,
और इसको नाम दे देते P और इसको Q नाम दे देते, सिर्फ इसको R नाम दे देते। कहने का मतलब है जो ABC त्रिभुज है ये आकृति कम से कम, यानी ये आकृति 3 रेखाखंडों से घिरी हुई है। AB एक रेखाखंड, BC 2 रेखाखंड और AC कहें या CA कहें 3 रेखाखंडों से क्या हुई है, ये घिरी हुई है। क्या घिरी हुई? समतली आकृति है। ये एक समतल है, यानी प्लेन है, प्लेन समतल यानी प्लेन है। ये प्लेन पेज पर क्या है, 3 रेखाखंडों से क्या है, ये घिरी हुई आकृति है। तो ये त्रिभुज है हमारे पास, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें समरूपता देखना है, यानी समरूप कब होंगे ये देखना है, ठीक है। तो समरूप कब होंगे? समरूप जब होंगे जब इनके क्या, संगत कोण, मैंने पहले ही बता चुका हूं, त्रिभुज को पहले समझा चुका हूं। जैसे इनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और इनकी संगत भुजा, जैसे कि AB के संगत भुजा कौन सी है, PQ भुजा है, या PQ के संगत AB भुजा है। और इन दोनों संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो, एक ही हो या समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, तो ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती हैं। मुझे आशा है कि ये भी आपको अच्छे से पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की बात करें तो कब होगा? जब होगा जब इनके संगत कोण क्या हो, दोबारा फिर समझ लें, संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो। जैसे कि ये वाला अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होना ही जरूरी है। जैसे कि ये PQ भुजा है और ये इसकी संगत भुजा कौन सी है, AB भुजा है, ये समानुपात में होना जरूरी है। अगर ये समानुपात में होगा तो ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज, क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज मैंने पहले बोला था उसे ही लिख लेंगे, भाषा को 3 रेखाओं कहें या रेखाखंड कहें, रेखाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति है, जिसमें आकृति है जिसमें 3 भुजाएं क्या है, इनमें क्या है, 3 भुजाएं और 3 ही कोण हैं, B कोण, A कोण और C, और इसमें P कोण, Q कोण और R कोण। इनमें क्या है, 3 कोण हैं और 3 क्या है, भुजाएं हैं। और ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि पहले पॉइंट में लिखेंगे उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनके संगत कोण समान हो, तथा दूसरे पॉइंट में लिखेंगे उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात संगत भुजाओं के बीच लंबाई का अनुपात बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। तो ये दोनों, अगर ये दोनों पॉइंट अगर मिल गए दोनों त्रिभुजों में, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे कहें क्या, जैसे कहें त्रिभुज हमारे पास क्या है, ABC है, क्या है, ABC,
ये जो होता है ऐसा चिन्ह, ये होता है सर्वांग सम का। क्या होता है? सर्वांग सम का चिन्ह होता है। ठीक है, पी क्यू आर। अब ये सर्वांग सम दिखाना है हमको। ठीक है, तो क्या दिखाना है? सर्वांग सम दिखाना है। तो हम दोनों त्रिभुज हमारे पास हैं, दोनों त्रिभुज क्या है हमारे पास है? त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, यहां से अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आकृतियां दो सर्वांग सम कैसे होती हैं, त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होते हैं। ये आपको पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले बात करें तो संगत कोण की बात करेंगे। जैसे कि ये कोण है ए कोण, यहाँ से बात करें ए कोण है, वो संगत कोण पी के बराबर होगा। पहला कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि ए कोण बराबर क्या लिखें? कोण पी के। ठीक है, कॉमा लगा लें। अब दूसरा कोण की बात करें तो कोण बी, ये वाला कोण बी, कोण संगत क्या है? कोण क्यू है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर हो कोण किसके? क्यू के बराबर हो। ठीक है, अब तीसरा कोण कौन सा बचा? तीसरा कोण बचा कि जो कोण सी वाला, ये तीसरा वाला कोण हो, वो कोण आर के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो ये आकृति सर्वांग सम कहलाएगी। यानी पहला पॉइंट जो है संगत कोण समान हो, ये वाला क्लियर हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण आर, कोण क्या? आर। ठीक, पहला पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम अनुपात की बात करें, यानी संगत भुजाओं के अनुपात की बात करें। ठीक है, तो यहां जैसे कि जो ए बी भुजा है उसके संगत कौन सी भुजा है? पी क्यू भुजा है। तो कहने का मतलब है ए बी वटा पी क्यू बराबर, पहली भुजा संगत बना ली हमने, संगत ये वाली भुजा, ये वाली भुजा के संगत है। ठीक है, ये भुजा। ठीक है, और दूसरे की बात की जाए तो जो बी सी भुजा है, यानी बी सी भुजा दूसरी वाली भुजा, ये वाली भुजा है। क्या है? एक वाली ये वाली भुजा, दूसरी वाली भुजा बी से दूसरा कोण है, तो दूसरी वाली भुजा बी सी हुई। तो बी सी भुजा क्यू आर के क्या होने चाहिए? अनुपात होना चाहिए बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी वटे क्यू आर। ठीक है, ये बराबर हो गया दूसरी भुजा। अब तीसरी भुजा की बात करें तो तीसरी भुजा कौन सी? ए सी वटे पी आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी वटे पी आर होना चाहिए। यानी अनुपात क्या होना चाहिए? इन तीनों भुजाओं के अनुपात क्या हो? बराबर हो। जब ये स्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति आने पर जो है क्या होगा? ऐसी स्थिति आने पर तब त्रिभुज ए बी सी, ये जो चिन्ह लगा रहे हैं टेढ़ा सा, ये समरूपता का चिन्ह होता है, यानी समरूप का चिन्ह होता है। समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, बता देंगे। ठीक है, इसको जहां लिख लेंगे, चिन्ह को भी लिख देते हैं हम, जहां चिन्ह ये सा वाला को समरूप पढ़ते हैं। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक, क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ये जो हमने जो पॉइंट था इसमें हमने त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज को अच्छे से समझाया, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, वो नेक्स्ट पॉइंट है दो समरूप त्रिभुजों का प्रतीकात्मक निरूपण। दो त्रिभुजों का क्या पढ़ेंगे? प्रतीकात्मक निरूपण। तो हमने ऑलरेडी पहले से दो त्रिभुज बना रखे, ये हमने दो त्रिभुज बना लिए। ठीक, तो ये हमारे पास है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसको नाम दे दिया हमने, ए बी सी नाम दे दिया। अब इसको नाम दे देंगे पी, इसको नाम दे देंगे क्यू और इसको नाम दे देंगे आर। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज और ये पी क्यू आर। इसमें क्या करेंगे? इसमें दो समरूप त्रिभुजों का प्रतीकात्मक निरूपण करेंगे, इसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता को उनके
शीर्षों के सही संगत प्रतीकात्मक निरूपण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस भाषा को यहाँ पे लिख लेंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता को उनके शीर्षों के सही संगत प्रतीकात्मक निरूपण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये दोनों त्रिभुज क्या बताए थे, दोनों त्रिभुज हमने समरूप बताए थे। ठीक है, तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ये इनके शीर्ष है, जैसे कि ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष, इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। पी क्यू आर शीर्ष बताएं तो पी शीर्ष है और क्यू शीर्ष है और आर शीर्ष है, ये इसके शीर्ष हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें त्रिभुज दोनों की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो यहां से देखा जाए तो यहां से जो कोण ए होगा वो कोण डी के बराबर होगा, यानी यहां से समझेंगे तो पी क्यू आर है। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो कोण ए है, कोण पी के बराबर होगा, पहला कोण है ये एक कोण। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कोण ए बराबर, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो ए बी सी में कोण ए और पी क्यू आर में कोण क्या पी क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। ऐसे अगर कोण बी की बात करें, ये दूसरा कोण है कोण बी। ठीक है, और कोण क्यू के क्या होगा, बराबर होगा, लिखेंगे कोण क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही तीसरे कोण की बात करें, सी वाला ये तीसरा कोण है और ये तीसरा कोण पी क्यू आर का आर कोण है। ठीक है, तो सी कोण किसके बराबर होगा, कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तब यहां पे जो त्रिभुज होगा क्या, ए बी सी समरूप का चिन्ह लगा लिया। अब त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे पी क्यू आर, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे। इतना बात अच्छे से समझना है, कहने का मतलब है त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, इसके क्या है, कोण आपस में बराबर हैं तब समरूप हैं। ठीक है, और यहां देखी जाए, यहां समझेंगे जैसे कि हमने पहला त्रिभुज तो लिख लिया ए बी सी लिख लिया। ठीक है, यहां पे ए बी सी लिख लिया और समरूप का चिन्ह लगा लिया। और यहां त्रिभुज क्या नहीं लिख सकते, जैसे कि क्यू पी आर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो कोण ए है वो कोण किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो यहाँ पी आना जरूरी है क्योंकि हमने अगर ऐसा लिख दिया तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, ऐसे नहीं लिख सकते, क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते। या लिखें हम त्रिभुज, या ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि बी ए सी लिख दिया, अब समरूप का चिन्ह लगा लिया। अब क्या लिखें, अब लिखें हम पी क्यू आर नहीं लिख सकते, ये भी हमारा क्या होगा, ऐसा अगर हमने लिख दिया तो ये भी क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो ऐसे अगर देखें तो त्रिभुजों का प्रतीकात्मक निरूपण यही होता है। जैसे कि हमने कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोण हमारा ए, कोण किसके बराबर है, पी के, तो पहले जैसे कोण ए पहले आया, यानी ए पहले आया तो पी पहले आना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है, जैसे कोण बी कोण क्यू के बराबर है तो दूसरे नंबर पे बी आया तो दूसरे नंबर पर भी यहाँ पे क्यू आना जरूरी है। जैसे कि कोण सी कोण आर के बराबर है, तीसरे नंबर पर हमारा सी है एबीसी में, तो इस वाले त्रिभुज पी क्यू आर में लास्ट में होना चाहिए आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के ऐसे होगा, ऐसे लिख लिया। अगर हमने ये ऐसे लिखा, यहाँ से समझेंगे ए बी सी तो लिख लिया, त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह लगा लिया। अब हमने कोण ए की जगह हमने कोण क्यू लिख दिया और पी और आर लिख दिया, तो ये गलत होगा क्योंकि हमारा जो कोण ए है पी के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एक पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो आज की क्लास में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा अन्य टॉपिक रह गया है, वो हमारा समझेंगे क्या, वो हम समझेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जो हमारा एक्सरसाइज 7.23 ये वाला जो है एक्सरसाइज, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कल वाली वीडियो यानी नेक्स्ट डे वीडियो आएगी, वो देखना न भूलें और ये वाली वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो फॉरवर्ड करना जरूरी है। जो भी क्लास जो भी क्लास हमारा आज की क्लास में 10th वाला मैथ कर रहे हैं, तो क्लास 10th वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके पास ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको जो यहाँ से आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, अपने से अंदर से ही मोटिवेशन सा फील होगा। तो इसलिए ज़रूर अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जो भी संबंधी हैं, मिलने वाले हैं, जो भी सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, जो भी हैं उनके पास ज़रूर शेयर किया करें और इस चैनल को अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल पर हम क्लास 6 से लेकर के 10th तक पढ़ाते हैं, क्योंकि हम 6 से 8 तक लेते हैं टॉपिक 6 क्लास में भी होगा, 7th 8th तीनों क्लासों में टॉपिक होगा, उसको हम लेते हैं वहाँ से, क्योंकि तुम्हारा तीनों क्लास जरूर कवर हो जाएंगी और टॉपिक मजबूत हो जाएगा। तो आपका जो है बेस मजबूत हो जाएगा, तो आप कोई भी क्लास का मैथ आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला जो टॉपिक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल में जाएंगे बाकायदा आपको प्लेलिस्ट वहाँ दिखाई देगी। प्लेलिस्ट में जो पहला टॉपिक है वो भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें आसानी से, मैंने समझाया अच्छे से, यानी जो सरल से सरल सवाल होते, कठिन से कठिन सवाल होते, वहां से बनते हैं। तो आपको वहां से जरूर स्किप नहीं करना है, वीडियो को जरूर देखना है। जो भी छात्र छात्रा आपके संबंधी, आपके भैया बहन जो भी हैं क्लास 6 7th 8th जो भी हैं 10th में भी है, उनके पास जरूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेंगी। इस प्रकार की वीडियो आपको किसी भी चैनल पर ऐसे टॉपिक वाइज नहीं मिल सकती, इसलिए मेरा भरोसा रखिए। आप अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो बने रहिए इसी चैनल के साथ, आपको अच्छे से निरंतर वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी प्रमेय का है वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, उसके साथ और अन्य टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।